नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जनमत में बात होती है बड़े मुद्दों की, दिन भर की रही सुर्खियां जनमत में करते हैं उन्हीं पर विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले जनमत की शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका में एक सनसनीखेज चार्ली कर्क हत्याकांड ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में भूचाल मचा दिया है। मामले में आरोपी 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन के खिलाफ अब मौत की सजा की मांग उठी है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों और सामने आए सबूतों से यह साफ हो गया है कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। वकीलों का कहना है कि अपराध की गंभीरता और आरोपी की स्वीकारोक्ति को देखते हुए इस मामले में सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पिछले बुधवार को ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस में चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि टायलर रॉबिन्सन ने छत से राइफल से गोली चलाई जो कर्क की गर्दन में लगी। गोली लगते ही कर्क वहीं ढेर हो गए और उनकी मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे परिसर में दहशत फैला दी। छात्र और स्टाफ घटनास्थल से भागने लगे। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक रॉबिन्सन ने हत्या की योजना एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बनाई थी। घटना से पहले उसने अपने रूममेट को मैसेज भेजा था, कीबोर्ड के नीचे देखो, वहां से मिले नोट में लिखा था, मुझे चार्ली कर्क को खत्म करने का मौका मिला और मैं यह करने जा रहा हूं। हत्या के बाद रूममेट ने उससे पूछा कि क्या यह उसी ने किया है। रॉबिन्सन ने जवाब दिया, हाँ, माफ करना। जब रूममेट ने कारण पूछा तो आरोपी ने लिखा कि उसकी नफरत अब और बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ नफरत बातचीत से नहीं मिटाई जा सकती। इन संदेशों ने जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत कर दिए हैं। हत्या के बाद 30 घंटे तक फरार रहने के बाद टायलर रॉबिन्सन ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसके ठिकाने से हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद की, जिसे आरोपी ने झाड़ियों में छिपा दिया था। जांच में हथियार पर मिले डीएनए सबूत भी उसके खिलाफ पाए गए। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने न सिर्फ हत्या की बल्कि सबूत मिटाने और गवाह को डराने की भी कोशिश की। आरोपी को जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान वह बिना दाढ़ी बनाए और आत्महत्या रोधी सुसाइड प्रिवेंशन स्मॉक पहने दिखाई दिया है। जज ने आरोपी को बताया कि उस पर लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि दोष सिद्ध होने पर उसे मौत की सजा दी जा सकती है। अदालत में मौजूद वकीलों ने भी इस बात पर जोर दिया कि यह मामला साधारण हत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, इसलिए इसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूटा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेफरी ग्रे ने बताया कि आरोपी पर हत्या, सबूत नष्ट करना और गवाह से छेड़छाड़ सहित कुल 7 आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ग्रे का कहना है कि उन्होंने यह फैसला स्वतंत्र रूप से लिया है और यह केवल अपराध की परिस्थितियों और उपलब्ध सबूतों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से मांग की है कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। यह मामला अब केवल एक आपराधिक केस तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी राजनीति में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंच से इस मामले पर गहरी चिंता जताई और आरोपी को फांसी देने की मांग की। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने इसे अमेरिकी समाज में बढ़ती हिंसा और नफरत का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पर भी यह मामला एक बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। चार्ली कर्क को समर्थन करने वाले लोग लगातार जस्टिस फॉर चार्ली अभियान चला रहे हैं। ट्विटर, एक्स पर, फेसबुक पर लोग इस मामले में सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मौत की सजा पर भी सवाल उठाए, लेकिन आम जनमानस की राय आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। चार्ली कर्क हत्याकांड न सिर्फ एक इंसान की जान लेने का मामला है बल्कि अमेरिकी समाज और राजनीति पर गहरा असर डालने वाला केस बन चुका है। अदालत अब यह तय करेगी कि टायलर रॉबिन्सन को क्या सजा मिलेगी। फिलहाल सबूतों और स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके खिलाफ मामला बेहद मजबूत नजर आ रहा है। अभियोजन पक्ष साफ कर चुका है कि वह आरोपी को मौत की सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए करीब 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संतुलन को हिलाकर रख दिया है।
पश्चिमी देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी और यूरोपीय देशों से कहा कि वे तुरंत रूसी तेल खरीदना बंद करें। ट्रंप की सख्ती का असर दिखा और रूस ने पहली बार संकेत दिया कि वह संघर्ष को कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को डिप्लोमैटिक तरीकों से खत्म करने को इच्छुक है। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि अब तक रूस पश्चिमी देशों के दबाव को नकारता रहा था और यूक्रेन को पूरी तरह काबू में लाने की नीति पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब पहली बार उसने संकेत दिया है कि बातचीत और समझौते के रास्ते खुले हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि युद्ध जारी रहने के बावजूद यूरोपीय संघ अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप को सचमुच रूस पर दबाव डालना है तो उसे रूसी तेल की खरीद तुरंत रोकनी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अब अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से शांति समझौता करना होगा। ट्रंप ने मौजूदा प्रतिबंधों को पर्याप्त प्रभावी नहीं बताया और साफ कहा कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध रूस को रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और कठोर प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोप को भी कदम मिलाना होगा। ट्रंप ने केवल यूरोप ही नहीं बल्कि रूस के बड़े सहयोगियों भारत और चीन पर भी निशाना साधा है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इसका कारण यह बताया गया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक सहारा दे रहा है। भारत ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते वह अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करेगा। भारत ने यह भी कहा कि वह अपनी आर्थिक नीति किसी और के दबाव में नहीं चलाएगा। वहीं चीन पर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अपने नाटो सहयोगियों से कहा कि चीन पर 50 से 100% तक का शुल्क लगाया जाए। उनका आरोप है कि चीन रूस को व्यापार के जरिए परोक्ष रूप से आर्थिक मदद कर रहा है। ट्रंप की टिप्पणियों पर चीन ने अप्रत्यक्ष जवाब दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन हमेशा जटिल मुद्दों को शांति वार्ता के जरिए हल करने का पक्षधर रहा है। उनका कहना था कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता और प्रतिबंध केवल हालात को और बिगाड़ते हैं। चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए यह भी जोड़ा कि चीन युद्ध की योजना नहीं बनाता और न ही किसी के पक्ष में हिंसा को बढ़ावा देता है। कूटनीतिक बदलाव की आहट और ट्रंप के बयान और उसके बाद रूस की नरमी को कूटनीतिक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। अब तक रूस अपनी सैन्य ताकत और ऊर्जा आपूर्ति पर भरोसा करके दुनिया को चुनौती देता रहा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों की लगातार बढ़ती आर्थिक सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच रूस को भी यह एहसास होने लगा कि युद्ध को हमेशा के लिए खींचना उसके हित में नहीं है। रूस के नरम रुख के कई कारण माने जा रहे हैं। पहला, पश्चिमी देशों की ओर से लगातार बढ़ते प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। दूसरा, भारत और चीन जैसे बड़े सहयोगियों पर भी अमेरिका और उसके साझेदार दबाव बना रही हैं। तीसरा, युद्ध लंबा खिंचने से रूस के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध वाकई बातचीत की मेज तक पहुंचेगा? क्या यूक्रेन और रूस कोई साझा समाधान खोज पाएंगे? ट्रंप ने जिस तरह जेलेंस्की से सीधे पुतिन से समझौता करने की बात कही है, उससे संकेत मिलते हैं कि अमेरिका भी अब युद्ध से ज्यादा शांति प्रक्रिया को प्राथमिकता देना चाहता है। हालांकि यह भी साफ है कि युद्ध खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और रूस अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटना नहीं चाहता। ऐसे में दोनों पक्षों की शर्तें टकरा सकती हैं, लेकिन यह जरूर है कि ट्रंप की चेतावनी और रूस की प्रतिक्रिया ने शांति की संभावना को एक नई दिशा दी है। फ्रांस ने पोलैंड में राफेल फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। वहीं रोमानिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद F-16 फाइटर विमान तैनात किए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव अब तय हो चुका है? दरअसल पोलैंड और रोमानिया की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन के लगातार घुसपैठ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पोलैंड ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने की मांग उठाई है ताकि रूस के ड्रोन और मिसाइलों को वहीं मार गिराया जा सके। पोलैंड की इस मांग को यूक्रेन ने समर्थन दिया है, लेकिन रूस ने ऐसी किसी भी कोशिश को
को सीधा युद्ध करार देते हुए चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर नाटो ने हमारे ड्रोन को गिराया तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। उनका कहना है कि नाटो देशों की यह नो फ्लाई जोन की मांग बेहद उकसाने वाली है और इसका नतीजा सिर्फ पूर्ण युद्ध ही होगा। हालात गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि पोलैंड ने पिछले हफ्ते अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की 19 घटनाएं दर्ज की, जिसके बाद वायुसेना और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब पोलैंड सीधे ही सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ा है। रोमानिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि की। भले ही रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने इसे तकनीकी तौर पर गंभीर खतरा नहीं बताया, लेकिन 50 मिनट तक रूसी ड्रोन का उनकी सीमा में मंडराना बड़ा संदेश माना जा रहा है। नाटो के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। पोलैंड और बाल्टिक देश जहां सख्त कदम उठाने की पैरवी कर रही हैं, वहीं जर्मनी और कुछ पश्चिमी यूरोपीय देश सीधे युद्ध से बचने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि नाटो पहले से ही इस युद्ध में शामिल है क्योंकि वह यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है। पश्चिमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नाटो ने यूक्रेन के ऊपर रूस की मिसाइलें या ड्रोन मार गिराए तो हालात सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती हैं। अगर नाटो पीछे हटता है तो रूस इसे कमजोरी मानेगा और अगर जवाब देता है तो टकराव कितना विनाशकारी होगा यह कहना मुश्किल है। अब बात होगी पाकिस्तान के आतंकवाद की। पाकिस्तान का आतंकवाद पर झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जैश ए मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने बड़ा कबूलनामा करते हुए कहा कि भारत की संसद पर हमला 26/11 मुंबई हमले की योजना खुद मौलाना मसूद अजहर ने बालाकोट में बैठकर बनाई थी। इस बयान ने पाकिस्तान की उस सफाई को झूठा साबित कर दिया है जिसमें वह अपने यहां आतंकी ढांचे और मसूद अजहर की मौजूदगी से इंकार करता रहा है। वीडियो में कश्मीरी ने कहा, दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आया और बालाकोट की धरती से ही उसने दिल्ली और मुंबई को दहलाने की योजना बनाई। उसने ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र करते हुए माना कि पाकिस्तान की धरती से ही कई वैश्विक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। कश्मीरी ने यह भी खुलासा किया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। उसने कहा, 7 मई को बहावलपुर में भारतीय बलों ने मसूद अजहर के परिवारों को निशाना बनाया और उनके ठिकाने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। इस दौरान बहावलपुर, कोटली और मुरीदके जैसे जैश और लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। बहावलपुर को लंबे समय से जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। जैश कमांडर के इस बड़े कबूलनामे से साफ है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को पनाह दी और दुनिया के सामने दोहरा रवैया अपनाया। कुछ लोग कहते थे कि भारत पाक संघर्ष उन्होंने रुकवाया। अब पता चल गया ना कि इशाक डार के बयान पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। इशाक डार ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इंकार कर दिया क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान स्थगित नहीं किया गया। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा करते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। अब तो खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत ने इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था। राजनाथ सिंह बोले, तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं। हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा करते हैं,
लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत ने इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान स्थगित नहीं किया गया। अगर भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है और कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इशाक डार ने खोली ट्रंप के दावे की पोल खोलते हुए कहा है। और गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता कराई थी, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया और साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर के बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी और किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ट्रंप के दावे की पोल खोल दी और साफ कहा कि भारत ने संघर्ष विराम में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अस्वीकार कर दी थी। इशाक डार ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन पोलो को भी याद किया। हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन पोलो को भी याद किया और कहा कि रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर प्रहार था। आज भी देश में रजाकारों के हमदर्द मौजूद हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, पर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इस सोच, इस विचारधारा और इस मानसिकता को भारत से पूरी तरह समाप्त करेंगे। भारत की अखंडता और एकता से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का भारत दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने में सक्षम है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने राजनीतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। राजधानी दिल्ली में आज वाटर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 25वीं वर्षगांठ गरिमामय और भावनात्मक माहौल में मनाई है। यह कार्यक्रम दिल्ली कैंट के शंकर विहार स्थित अरावली हॉल में आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत सुबह 11:40 पर वॉवरा की अध्यक्ष सुमिता रघु ने दीप प्रज्वलित कर की है। इस दौरान उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निम्रत कौर, उनकी माता अविनाश कौर और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा सिंह मंच पर मौजूद थी। सभी ने मिलकर बीआरओ कर्मियों और उनके परिवारों के त्याग को नमन किया। कार्यक्रम में वॉवरा की वार्षिक पत्रिका कुटुंब का विमोचन हुआ, जिसमें पिछले वर्ष की कल्याणकारी गतिविधियां और बीआरओ परिवारों की रचनात्मक झलकियां शामिल हैं। साथ ही एक विशेष वॉवरा गीत भी लॉन्च किया गया, जिसने माहौल को और भी भावुक बना दिया। समारोह का सबसे मार्मिक पल तब आया जब शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया गया। यह सम्मान उनकी बेटी व अभिनेत्री निम्रत कौर और उनकी माता अविनाश कौर ने किया। इस अवसर पर भावुक होकर निम्रत कौर बोली कि मैं यहाँ सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक सैनिक की गर्वित बेटी के रूप में खड़ी हूँ। बीआरओ परिवार देश की सुरक्षा की रीढ़ है। भले ही वे सुर्खियों में ना हो, लेकिन हमेशा कर्तव्य के केंद्र में रहते हैं। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिनमें गीत, संगीत, नृत्य और कविता पाठ शामिल थे। इन प्रस्तुतियों ने बीआरओ परिवारों की प्रतिभा और एकता को उजागर किया। पिछले 25 वर्षों में वॉवरा ने बीआरओ परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम काम किया है। समापन भाषण में सुमिता रघु ने कहा कि वॉवरा का मिशन है कि कोई भी परिवार पीछे ना रह जाए, कोई भी बच्चे का सपना अधूरा ना रहे और कोई भी त्याग भुलाया ना जाए। उन्होंने संगठन का मूल मंत्र भी दोहराया, आकांक्षा, लक्ष्य, सफलता। 25 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा के बाद वॉवरा ने संकल्प दोहराया कि वह आगे भी हर बीआरओ परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। Ms. Nimrit Kaur, today you have virtually inaugurated the bus of your late father, Major Bhupender Singh. So how emotional was it for you to be done that today?
Well, it was really a deeply emotional moment and something that will mean everything to my family and the army family. And I have so much gratitude and just so much gratitude for the initiative General Raghu has taken here. For making this happen, and I was fortunate enough to visit it in person with my mother almost just a week back. It's overwhelming. It's beyond words, honestly, for his memory to be immortalized in that way in the place where he lost his life. Very much so. That was Miss Nimrit Kaur, who has virtually inaugurated the bust of his late father, Major Bhupinder Singh, here at the Browa Silver Jubilee celebration in Aravali Hall in Delhi, New Delhi. This is Teja Talnakar reporting for Sudarshan World with camera person Chandan in New Delhi. इस खास अवसर पर अभी हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्री निवासन जी है। हम सर से जानना चाहते हो, आप इस खास अवसर पर उन परिवार को क्या संदेश देना चाहते हो जो रिमोट आउटपोस्ट में पोस्टेड है? मैं तो यही बोलूँगा कि आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप बहुत साहसिक काम कर रहे हैं। हमें आपके लिए बहुत गर्व है और हम आपको बहुत सम्मान से देखते हैं। आप ये ना सोचें कभी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके कार्यों को कभी भूलेगा, और हम चाहते हैं कि जैसा भी हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे हम हमेशा करते रहेंगे। तो ये था हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जिन्होंने आज ब्रोवा की सिल्वर जुबली की खास अवसर पर उन परिवार को संदेश पहुंचाया है जो रिमोट आउटपोस्ट पे पोस्टेड है बीआरओ की जवान की परिवार। दिस इज तेजु टालनाकर रिपोर्टिंग फॉर सुदर्शन विथ कैमरा पर्सन चंदन परिवार एट न्यू दिल्ली। बीआरओ की फैमिलीज को जोड़ के रखें और जो उनके सैनिक अधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो बहुत दूरस्थ इलाकों में हैं, उनके परिवारों को जो भी सुविधाएं दे सकें वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो हमारी ये प्रयत्न रहता है कि हम उन सब परिवारों को सपोर्ट दें और उनके वेलफेयर का देखभाल करें, जिनके मुख्य जो परिवार के सदस्य हैं वो दूरस्थ इलाकों में हैं और बीआरओ के कार्य में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि सारे परिवारों को यहाँ पे जोड़ के रखें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बाकी प्रोजेक्ट्स हेडक्वार्टर्स जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम और लेह लद्दाख के इलाकों में है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी ब्रोवा ने अपने 25 सालगिरह एक ग्रैंड इवेंट के साथ सेलिब्रेट किया अरावली हॉल शंकर विहार दिल्ली कैंट में। इवेंट के दौरान ब्रोवा की एनुअल मैगजीन कुतुब रिलीज की गई और एक स्पेशल ब्रोवा सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है। साथ ही शौर्य चक्र अवार्डी लेट मेजर जनरल भूपिंदर सिंह का बस वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया। उनकी बेटी एक्ट्रेस निम्रत कौर और उनकी मां मिसेस अविनाश कौर के द्वारा, जो एक इमोशनल मोमेंट था। कल्चरल परफॉर्मेंसेस और बीआरओ फैमिली को दिए गए ट्रिब्यूट्स ने इवेंट को और भी खास बना दिया। ब्रोवा ने अपने मोटो आकांक्षा लक्ष्य सफलता को कंटिन्यू करने का संकल्प लिया है। जय हिंद। मैं हूं तेजु तालनाकर सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन परिवार के साथ नई दिल्ली से। महाराष्ट्र में गौहत्या प्रतिबंध कानून लागू होने के बावजूद कई जगह गौवंश की हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर साधु संतों ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गौ माता केवल पशु नहीं बल्कि हिंदू समाज की माता है। उनका कहना है कि गौ माता की रक्षा के लिए साधु संत प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन गौहत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में महंत रामगिरी जी महाराज और स्वामी कार्ड सिद्धेश्वर महाराज ने सरकार से कड़ी कदम उठाने की मांग की है। महंत रामगिरी जी महाराज ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए गौरक्षकों की बदनामी कर रही हैं और कसाई समाज को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन गौरक्षकों के पीछे हम सभी साधु संत मजबूती से खड़े हैं। वहीं स्वामी कार्ड सिद्धेश्वर महाराज ने कहा कि गौवंश की
महाराष्ट्र में लगातार गौ हत्या बंदी को लेकर कई मामले सामने आए हैं और उसी गौ हत्या को लेकर कुछ राजनेता जो है अपनी छवि चमकाने के लिए जो है गौ रक्षकों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज उसी के संदर्भ में यहाँ पर महंत रामगिरी महाराज और काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी ने पत्रकार परिषद ली मुंबई में। महाराज जी क्या बताएंगे किस तरीके के घिनौने आरोप जो है वे गौ रक्षकों पर लगातार किए जा रहे हैं, जैसे कि राज्य में सरकार हिंदुत्व की है, उसी सरकार में बैठे जो है वो इस तरीके के आरोप कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो सांसद, जो विधायक गोरक्षकों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि हिंदुओं के वोट पर आप चुन कर आए हैं और यदि आपका काम ऐसा ही चलता रहेगा तो आपको आपकी जगह दिखाई जाएगी और उसके लिए हिंदू पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि जो विधायक हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं सदाभाऊ खोत, जो खुद को किसानों का नेता मानते हैं, उन्होंने उस तरीके से जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उसकी शिकायत आप राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी तक करेंगे? शिकायत तो उनकी करनी ही चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को किसान नेता कह रहे हो और जो किसान के लिए अमृत है, किसान के लिए आर्थिक व्यवस्था का जो स्थान है वो गौ माता, और उसी के गौ माता की हत्या करने वालों के पक्ष में आप बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से वो मैनेज भी हुए ऐसे हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी आप तो स्वयं ही गौशाला चलाते हैं, लेकिन गौ रक्षकों के ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और उनके ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमले किए जाते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्या उनको लग रहा है कि गोरक्षकों के पीछे कोई नहीं है या सभी को वो बाहुबली डिक्लेयर करने के मोड में है। कभी ऐसा नहीं होता है कि गौरक्षक अपने जान बाजी पे लगा कि एक जब काम करता है वो आस्था से करता है। हम ये नहीं कहते कि वो सब लोग अच्छे होते हैं, इसमें कोई ज़रूर समाज कंटक शक्ति ज़रूर हो सकते हैं, तो उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी ना, कानून है, अपने काम करते हैं। जिस तरीके से राज्य गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, उसी तरह सरकार जो है वो आपका कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास यहाँ पर संतों द्वारा जताया गया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज। दिल्ली के फतेहपुर बैरी इलाके में आज पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस वहां अपराधी आजम को पकड़ने गई थी, लेकिन भारी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी सहित कई पुलिसकर्मी जमीन पर गिराए गए और उन पर हमला किया गया। पुलिस की गाड़ियों पर भीड़ ने पथराव किया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। भीड़ ने पुलिस की कार्रवाई को नाकाम करते हुए अपराधी आजम को मौके से छुड़ा लिया। यह झड़प इलाके में भय और दहशत का माहौल पैदा कर गई। स्थानीय पुलिस ने बाद में स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने कानून व्यवस्था की चुनौती और पुलिस कार्य में जोखिम को फिर से उजागर किया है।